गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम संस्कृति और समाजीकरण चैप्टर 4 क्लास 11 का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बेटा कोरोना से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। मास्क पहनना कंपलसरी है। दिन में साबुन और पानी से हाथ धोते रहें और दूसरों के प्रति दया तथा दूरी जो है वो बनाए रखें। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं संस्कृति, परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक विविधता, कल्चर प्लुरलिटी, संस्कृति के प्रमुख कार्य विशेषताएं, मेन फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के आयाम, डिमेंशंस ऑफ कल्चर, संस्कृति के आदर्शात्मक पक्ष, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, संस्कृति का भौतिक पहलू, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, संस्कृति तथा व्यक्ति की पहचान, कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, संस्कृति और नरजातीयता, कल्चर एंड एथनोसेंट्रिज्म, सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, पर्यावरण और संस्कृति, एनवायरनमेंट एंड कल्चर। कक्षा शुरू करने से पहले बेटा बता दूं, इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी न किसी बुक, पुस्तक, गूगल, एनसीईआरटी सहायक सामग्री कई जगहों से इकट्ठी की गई हैं तथा ये तथ्यों पर आधारित है। इसलिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस कक्षा में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। अब हम जानेंगे संस्कृति। वैसे आप सभी ने सुना ही होगा कि संस्कृति जो है कुछ खास वर्गों या देशों की जीवन शैली से लगाया जाता है। संस्कृति पालने से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक चलती रहती है तथा सबको प्रभावित व संचालित करती है। कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। संस्कृति समाज में रहकर सीखी जाती है, वे समाज से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति के अंतर्गत भौतिक व अभौतिक तत्वों की जटिलता जो है वो देखने को मिलती है, जिसे हम समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं तथा जिसके मध्य हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संस्कृति की कुछ परिभाषाएं सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं। तो संस्कृति की परिभाषा और उनके अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कल्चर, जिसमें टाइलर का कहना है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। मैलिनोवस्की का कहना है कि संस्कृति को प्राप्त आवश्यकताओं की एक विशेष व्यवस्था एवं उद्देश्य मूलक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं मैकाइवर तथा पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। फिर है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता जो है भारत के ये चीज़ें आप सामाजिक विज्ञान में बहुत छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा परंपरा, लोकगीत, लोक कथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य में अनेक रोचक व आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आपको भिन्न प्रकार की भाषा, भिन्न प्रकार की बोली जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो भारतीय संस्कृति व समाज में पाई जाने वाली विविधता ही सांस्कृतिक विविधता है। भारतीय संस्कृति और इसमें समय के बदलने के अनुसार कुछ न कुछ नए नए अवयव जो है वो जुड़ते रहते हैं, पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि पुरानी संस्कृति समाप्त हो जाती है। वे पुरानी मान्यताओं को यूं ही विद्यमान रखते हैं। फिर है संस्कृति के प्रमुख प्रकार्य विशेषताएं, मेन फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति सीखी जाती है।
संस्कृति व्यक्ति को जन्म के पश्चात जो है वो जिस प्रकार से जन्म के पश्चात जाति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से संस्कृति जो प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए सामाजिक सीख तथा अनुभव जो है वो ज़रूरी होता है। ये अनुभवों पर आधारित होती है। संस्कृति हस्तांतरित होती है। कल्चर इज ट्रांसमिबल। संस्कृति मानव समाज व अन्य प्रतीकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है और हस्तांतरण के साथ साथ परिष्कृत होती रहती है, यानी कि छलती रहती है कि जो बुरी चीज़ें होती हैं उनमें से हट जाती है और कुछ नए अवयव जो हैं उनके साथ जुड़ते जाते हैं। उसके बाद है प्रत्येक समाज में विशेष प्रकार की संस्कृति। एवरी सोसाइटी हैज़ स्पेशल फॉर्म ऑफ कल्चर। इसका कारण ये है कि प्रत्येक समाज की भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। संस्कृति सामाजिक होती है। कल्चर इज सोशल। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष या 2-4 व्यक्तियों की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि ये तो सबकी व सबके लिए होती है। इसका जो विस्तार होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। इसका संस्कृति का जो स्थायी स्वरूप नहीं होता। कल्चर फॉर्म इज़ नॉट परमानेंट। उसका रीज़न ये है कि संस्कृति आवश्यकता अनुसार अपने मूल रूप में परिवर्तन करती रहती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कल्चर सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड। संस्कृति का कोई भी तत्व या इकाई जो है वो बेकार नहीं जाती है, वह हमेशा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके लिए मेलानोवस्की ने भी कहा है कि संस्कृति इसी विशेषताओं की संस्कृति का कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल पक्ष है। संस्कृति आदर्श होती है। कल्चर इज़ आइडल। चूँकि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार या प्रतिमान नहीं होती, मॉडल नहीं होती, बल्कि ये समूह का जो है मॉडल होती है। वो समूह को प्रदर्शित करती है कि वो समूह का जो है किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की बोली, किस प्रकार की भाषा, रहन सहन, खान पान जो है उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए इन व्यवहारों प्रतिमानों को आदर्श मानकर चलना समाज अपना कर्तव्य मानता है, यानी कि एक व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को एक्सेप्ट करता है और उसको आगे फॉलो करता है और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इसको हस्तांतरित करता रहता है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। कल्चर इज़ यूनिवर्सल। कहने का तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ मानव निवास करता है वहाँ वहाँ संस्कृति मौजूद रहती है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। कल्चर हैज़ एन अडेप्टिव क्वालिटी। संस्कृति में अपने ढांचे में परिवर्तन कर सकने के कारण मनुष्य को समस्त पशुओं की तुलना में सबसे अधिक अनुकूलन प्राणी शास्त्र बना दिया है। संस्कृति एक जटिल पूर्णता है। कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी। संस्कृति के विभिन्न तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर है, जिसकी वजह से वो जटिल है, जिसे संस्कृति या सांस्कृतिक व्यवस्था भी कहा जाता है। संस्कृति संचय होती है। संचय यानी कि गैदर्स। कल्चर गैदर्स। संस्कृति नवीन तत्वों को ग्रहण करती है। संस्कृति को जो ये लगता है कि यह तत्व हमारी संस्कृति में जुड़ने के बाद हमारी संस्कृति में एक अच्छाई जो है वो आ जाएगी, तो उसको ग्रहण करती है तथा धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये संचय कहलाती है। संचय यानी कि इकट्ठा करना। संस्कृति अधिवैयक्तिक व अधिसावयवी होती है। कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की रचना है, यह सोचना गलत है। वास्तव में जो कुछ भी एक मानव प्राणी अपने अधिकार में रख सकता है, संस्कृति उससे कहीं अधिक रखती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत आदतें तो समाप्त हो जाती है, लेकिन समूह की जो जीवन विधि होती है वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी होती है। फिर हम जानेंगे पशु समाज और मानव समाज। समाज में हमारे 2 समाज पाए जाते हैं। पशु समाज सभी को पता है, पशु एनिमल सोसाइटी, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी। पशु समाज जो है वो प्रवृत्ति मूलक होते हैं।
वंशानुगत तथा जैविक रूप से गढ़े गए व्यवहार प्राणियों के सभी सदस्यों में एक जैसे गुण पाए जाते हैं। उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी बोली होती है, चार पैरों पे चलना, ठीक है, उनमें वो विवेकहीन होते हैं। लेकिन जो मानव समाज है वो बहुत ही सभ्य समाज समझा जाता है। ज़्यादातर व्यवहार उन्हें अर्जित करना पड़ता है, और वो अर्जित कहाँ से करते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज में रहकर समाज से सीखते हैं और समाज को ही आगे बढ़ाते हैं। व्यवहार समाज के विशिष्ट समूहों को विशिष्टता प्रदान करता है। इसके साथ ही मानव समाज जो है वो विवेकशील होता है। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के 3 आयाम हैं: मानवीय आदर्शात्मक पक्ष नॉर्मेटिव डिमेंशन, भौतिक पक्ष मटेरियल डिमेंशन, संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डिमेंशंस। मानवीय पक्ष आदर्शात्मक पक्ष नॉर्मेटिव डिमेंशन के बारे में जानते हैं। मानवीय पक्ष या आदर्शात्मक पक्ष वो पक्ष होते हैं जिसके द्वारा मानव समाज में कुछ ऐसे आदर्श नियम, विश्वास, अंधविश्वास, लोकोक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम अपने प्राय जीवन में देखते हैं और अपनाते हैं। जैसे किसी धार्मिक स्थल के समक्ष माथा झुकाना। ये चीज़ें आपने देखी भी होगी कि आपके घर में मंगलवार का बाल ना काटना, मंगलवार को नाखून ना काटना, वीरवार को कपड़े ना धोना। इसके अलावा कई प्रकार के अतिथियों को सत्कार करना, किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की मृत्यु पर जाना, ठीक है, उनको सत्तावना देना, श्राद्ध के दिनों में पंडितों को भोज कराना। इस प्रकार की जो ये आदर्शात्मक यानी कि नॉर्मेटिव डिमेंशन होता है, जिसके अंदर आदर्शात्मक आयाम यानी कि आदर्श उनके नियम, उनके विश्वास, अंधविश्वास, लोकोक्तियाँ जुड़ी हुई होती है जो वो अपने जीवन में अपनाते हैं। और ये चीज़ें आपने आज के समाज में भी अपने चलन में देखी होंगी। फिर है भौतिक पक्ष मटेरियल डिमेंशन। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं व उसकी गतिविधियां सम्मिलित है। मनुष्य द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ, इमारतें, मशीनें, साहित्य, नृत्य, संगीत आदि ऐसे भौतिक आयाम हैं, इससे मनुष्य क्रियाकलाप को पूर्ण किया जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली में सहायक है। फिर है संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डिमेंशन। इसके अंतर्गत ये एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चीज़ को देखकर या सुनकर, यानी कि संज्ञानात्मक सेंसेस की बातें करते हैं कि जिसके द्वारा किसी चीज़ को देखकर या सुनकर हम उसे समझते या उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार या देखकर या सुनकर हमें उसे भौतिक या अभौतिक संस्कृति का बोध होता है, वो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसमें भौतिक तथा अभौतिक 2 प्रकार के होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वो क्या है। जैसे हम मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुन के जो है हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, दृश्य, चिन्ह जो होते हैं, कुछ पुस्तकें, अभिलेख ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ को देखकर या सुनकर उसे समझते हैं या उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक एक एग्जाम्पल देंगे संज्ञानात्मक पक्ष का, भौतिक पक्ष का और मानवीय आदर्शात्मक पक्ष का। आगे चलते हैं हम। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संस्कृति आयाम के संज्ञानात्मक आयाम में किसी चीज़ को देखकर या सुनकर उसे समझते हैं या उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो 2 स्वरूप में होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति होती है मटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति होती है नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर यानी कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे किताब हो गई, पेन हो गई, कुर्सी हो गई। इसके अलावा और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें भौतिक संस्कृति जिसे आप अपने आसपास समाज में देखते हैं, अपनी जीवन शैली में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग आप जीवन में व्यवहारिक तौर पर प्रयोग करते हैं। तो उसका आप एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके अलावा अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं।
जैसे विचार हो गए, किसी के आदर्श हो गए। इस प्रकार ये अभौतिक संस्कृति है, यानी कि नॉन मटेरियल। फिर भौतिक संस्कृति के जो गुणात्मक रूप में मापा जा सकता है, उसके गुणों को उसको माप सकते हैं, जैसे कितनी किताबें हो गई, कितने पेन हो गए, इतने बेड हो गई, इतनी कारें हो गई, तो उसको गुणात्मक रूप में मापा जा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति को गुणात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता। भौतिक संस्कृति संसार में परिवर्तन तेजी से आने के कारण इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी से आ जाते हैं। जैसे ही कोई नया आविष्कार हुआ वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। हम किसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफ में, अचानक से हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आसानी से हमारा कार्य कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को अपनी जीवन शैली में ले आते हैं, उस भौतिक वस्तु को अपनी जीवन शैली में ले आते हैं। तो संसार में परिवर्तन तेजी से आने के कारण इसमें परिवर्तन तेजी से आते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति में लोगों के जो विचार होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो धीरे धीरे बदलते हैं, जिस कारण से इसमें परिवर्तन भी धीरे धीरे आता है। फिर भौतिक संस्कृति किसी भी नई चीज़ का आविष्कार कोई भी व्यक्ति व समाज ले सकता है। जब भी कोई भी न्यू आविष्कार हुआ है, उसका जो प्रयोग है वो चाहे प्रत्येक व्यक्ति हो या पूर्ण समाज या कोई भी समाज जो है उसका प्रयोग कर सकता है। अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज का सदस्य ले सकता है। जैसे कि प्रत्येक समाज के अपने विचार होते हैं, अपने आदर्श होते हैं, अपने नियम होते हैं, तो वो सिर्फ अपने समाज पर ही उसको अपने समाज पर ही उसको निर्देशित कर सकता है, उनको फॉलो करने के लिए कह सकता है, और अपने समाज के व्यक्ति ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं, अभौतिक संस्कृति को। फिर भौतिक संस्कृति, इसके तत्व आकर्षक होने के कारण इसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, और अभौतिक संस्कृति, इसके तत्व इतने आकर्षक नहीं होते, जिसके कारण इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। धीरे धीरे जब उसके लॉजिकली पता चलते हैं, या जैसे किसी परिवार के द्वारा बच्चे को सिखाना, तब वह धीरे धीरे जो है उसको सीखता है। फिर आगे हम जानेंगे संस्कृति के आदर्शात्मक पक्ष, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। आदर्श तथा मूल्य प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के आदर्शात्मक पक्ष आवश्यक अंग है। ये हमारे समाज में जीवित रहने के आधार हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना व छोटों के प्रति प्यार या दुलार प्रदर्शित, माता पिता का कहना मानना, उनकी आज्ञा से लेकर कहीं बाहर जाना, सामाजिक अवसरों पर बड़ों के पांव छूना। इसी प्रकार के अन्य कई कार्य हैं, जैसे बुरा गलत समझाते हैं, गलत किसी को ना बोलना, किसी को धोखा ना देना, स्त्रियों का अपमान ना करना, ठीक है, किसी को दुखी ना करना, ये सारे आदर्शात्मक तत्व होते हैं। अब हम आदर्श मूल्य परिपाटियाँ जो होती हैं, इनके जो सामाजिक नियम होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जबकि कानून जो है इसका एक अलग से स्पष्ट नियम तय करता है। आदर्श प्रतिमान, समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों या आचरणों को एक समान स्तर पर नियंत्रित करने वाले नियमों को आदर्श प्रतिमान या आदर्श नियम के नाम से जाना जाता है। इसको हम मॉडल भी कहते हैं। इसके लिए रॉबर्ट बेस्टीड का कहना है कि सामाजिक आदर्श संक्षेप में कार्यप्रणाली की प्रभावित प्रणाली है, कार्य करने का एक तरीका है जो हमारे समाज को मान्य है। इसको अगर सरल भाषा में समझाएं तो व्यक्तियों के व्यवहारों या आचरणों को समाज द्वारा स्वीकृत स्तर पर नियंत्रित करने के लिए सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान विकसित नियमों, उपनियमों, आदर्शों, विचारों, मूल्यों आदि की व्यवस्था को ही सामाजिक आदर्श कहते हैं। प्रतिमान मानक जो है वो इस प्रकार है। प्रतिमान कार्यों के दिशा निर्देश हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। किसी खास मूल्य का प्रतिबिंब है, जैसे किसी त्योहार पर पोशाक प्रतिमान है, किसी फेस्टिवल पर किसी पोशाक का पहना जाना, ठीक है। फिर हम जानेंगे मूल्य, वैल्यूज़। सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वह आदर्श और लक्ष्य होते हैं जिसके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा व्यक्त करते हैं और जिन्हें सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए हैरी एम जॉनसन का मानना है कि मूल्य की परिभाषा एक सांस्कृतिक
क्रिया व्यक्तिगत या धारणा मापदंड के रूप में की जाती है। उन्हें स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाती है। सापेक्ष से वंचित या अवांछित काम या अधिक उपयोगी या कम या अधिक सही माना जाता है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मापदंड है, यानी कि वो सोशल स्टैंडर्ड है जिससे कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंतः संबंधों को पर्याप्त निश्चित तौर पर समझा जा सकता है या परिभाषित करने में सहायक होता है। मूल्य के मानक होते हैं साधारणतः दिशा निर्देश करना, बड़ों का आदर सत्कार सिखाना। फिर है प्रतिमान तथा मूल्य के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल एंड वैल्यूज। मूल्यों एवं प्रतिमान का आदान प्रदान समाज के सदस्यों को साथ बांधता तथा दृष्टिकोण में समानता लाता है। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित एवं पूर्व सूचनीय बनाता है। जैसे प्रतिमान के अभाव में हमें जानकारी नहीं होती कि किसी अजनबी व्यक्ति के साथ किस तरीके से हाथ मिलाया जाए या ना मिलाया जाए। प्रतिमान समाज के सदस्यों या समूह का व्यवहार नियंत्रित करते हैं। फिर है कानून, लॉ, जो कि हमारे आदर्शों के लिए एक नियम तैयार करता है। जो हमारे मूल्य हो गए, जो आदर्श हो गए, इसको सामाजिक तौर पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आदर्श या मूल्यों को सामान्य रूप से फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है, तो वो क्या करता है, समाज में एक उग्र दृष्टि से वो कुछ ऐसे कार्य करता है जिसके लिए कानून जो है वो तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर वो नियम बनाए जाते हैं। कानून सरकार या शासन द्वारा पारित विनिमय या सिद्धांत है जिनका पालन देश के नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। कानून पूर्णतः स्पष्ट होते हैं तथा इन कानूनों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड तथा सजा भुगतनी पड़ती है। घर में समय पर नाश्ता करना केवल आपके घर पर ही लागू आदर्श नियम है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए लाल बत्ती को पार करता पकड़ा जाता है तो ये एक सामाजिक अपराध है जिसके लिए व्यक्ति को जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून एवं प्रतिमान में अंतर, डिफरेंसेस इन मॉडल एंड लॉ। कानून और प्रतिमान किस तरीके से भिन्न है, अलग हैं। कानून में सरकार या शासन द्वारा पारित स्पष्ट नियम व सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो प्रतिमान होता है, मॉडल होता है, समाज द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों आचरणों को नियंत्रित करने के लिए नियम व सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। कानून संपूर्ण समाज पर लागू होता है, प्रतिमान भिन्न समाज में भिन्न प्रकार से लागू होते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा सजा का प्रबंध होता है। प्रतिमान का उल्लंघन होने पर इसमें मानक सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं कि सामाजिक की परिस्थिति किस प्रकार की है, उसी प्रकार के उनके नियम तय किए जाएंगे। संस्कृति का भौतिक पक्ष, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, उन सभी भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से है जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने तथा समाज के उपयोग के लिए किया है, जैसे मशीनें, बर्तन, इमारतें, सड़कें, वस्त्र, वाहन आदि। ऑगबर्न द्वारा संस्कृति के भेद, आप स्क्रीन पर ऑगबर्न की पिक्चर देख सकते हैं। हमारी सोशियोलॉजिस्ट है ऑगबर्न। इन्होंने संस्कृति के भेद बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है, जैसे भवन, औजार, तकनीकी तथा यातायात के साधन आदि। अभौतिक संस्कृति बोधात्मक तथा आदर्शात्मक पक्ष से संबंधित है, जैसे प्रथाएं, विचार, रीति रिवाज आदि। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बारे में मैं आपको पहले भी इस विषय के बारे में समझा चुकी हूँ। भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक संस्कृति क्या होती है। ऑगबर्न का जो सिद्धांत है, ऑगबर्न का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑगबर्न, ऑगबर्न के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति के लिए भौतिक तथा अभौतिक आयामों का परस्पर एक साथ काम करना परम आवश्यक है। संस्कृति के भौतिक या प्रौद्योगिकी आयामों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिससे संस्कृति के अभौतिक आयाम जो है वो पिछड़ जाते हैं। अब मैं इसको आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि संस्कृति के जो भौतिक या अभौतिक, भौतिक आपको पता चल गया होगा जो मटेरियल्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
अभौतिक जो विचार, प्रथाएं, परंपराएं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। संस्कृति के भौतिक व प्रौद्योगिकी आयामों में तेजी से परिवर्तन होता है, यानी कि जैसे कि जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी उद्योग खुलते जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा संस्कृति के जो अभौतिक आयाम हैं, जो विचार हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए एक ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग किया है। सांस्कृतिक विलंबना से अर्थ है कि संस्कृति के उन दो संबंधित भागों पर तनाव पड़ता है कि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं, तो हम उसे उस भाग की विलंबना कहते हैं जो अत्यधिक मंद गति से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से पीछे रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भौतिक जब उद्योगों का अचानक से बढ़ जाना, मशीनीकरण, कार, इस प्रकार की चीज़ों का अधिक बढ़ जाना, प्रयोग होने लगता है, तो अभौतिक आयाम जो है वो पिछड़ जाते हैं। जो विचार, परंपराएं, प्रथाएं, लोकगीत जो है वो पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सांस्कृतिक विलंबना होती है। और ऑगबर्न का कहना है कि जो भौतिक और अभौतिक आयाम है वो परस्पर एक साथ ही काम कर सकते हैं। अगर वो एक साथ काम नहीं करते हैं या कोई भी एक आयाम आगे निकल जाता है तो उससे क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबना हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया है कि उद्योग, स्क्रीन पर देखिए, उद्योग और शिक्षा परस्पर संबंधित है, इसलिए उद्योग में परिवर्तन होने पर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन जो है बहुत ही आवश्यक है। और वो क्यों आवश्यक है, ताकि उद्योग और शिक्षा, जिस प्रकार के उद्योग है, उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। और सामंजस्य बैठाने के लिए उसमें परिवर्तन आवश्यक है, तब इस पर निर्भर संस्कृति के अन्य भाग में परिवर्तन आवश्यक है। परंतु संस्कृति के निर्भर भाग में परिवर्तन होने में विलंब अवधि में संस्कृति के आत्मनिर्भर भागों में असमानता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि उद्योग और शिक्षा प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर परस्पर संबंधित है। अगर उद्योगों में परिवर्तन हुआ है तो शिक्षा में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। अगर उद्योगों में परिवर्तन हो गया और शिक्षा में परिवर्तन में जो है अभी विलंब है, यानी कि अभी शिक्षा के बदलाव, शिक्षा की प्रणाली में चेंजेस नहीं आए हैं, तो इससे क्या होगा, जो आत्मनिर्भरता के भागों में असमानता उत्पन्न हो जाएगी। अब है संस्कृति तथा व्यक्ति की पहचान, कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये आपने परिस्थिति और भूमिका, इसके कुछ हिस्सा मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था कि परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति व्यक्ति का पद क्या है, वह समाज में अर्जित करता है, ठीक है। भूमिका, वह क्या कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका है। परिस्थिति और भूमिका कार्य परस्पर आपस में संबंधित है। परिस्थिति किसी व्यक्ति का समाज में यह पद या स्थान है जो उसको सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह क्रियाएं हैं, भूमिका या कार्य कहलाती हैं। जो उस पद पर रहकर वह कार्य करता है वो उस व्यक्ति का भूमिका या कार्य है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर श्री अभिनंदन जो है वो किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के पिता, फिर ऑफिसर, इसके अलावा देश के रक्षक आदि विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। किसी भी संस्कृति की अनेक उपसंस्कृतियां हो सकती है, जैसे सम्भ्रात होते हैं जो विशिष्ट वर्ग होते हैं, तथा कामगार वर्ग के युवा। उपसंस्कृतियों की पहचान उनकी जीवन शैली और उनकी रुचि तथा उनके संघ के रूप में की जाती है, और इनका जो है आपस में अंतःक्रिया होती रहती है। फिर है संस्कृति तथा नृजातीयता, कल्चर एंड एथनोसेंट्रिज्म। सबसे पहले हम जानेंगे नृजाति। नृजाति होती क्या है, जिनमें शारीरिक व मानसिक लक्षण असमान तथा पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं, जैसे शरीर के रंग, खोपड़ी और नाक व अन्य अंगों की बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजाति समूह की पहचान जो है वो भिन्न भिन्न होती है। अब नृजातीयता अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृति के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं का मूल्यांकन करने हेतु इस्तेमाल करने से है। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तभी नृजातीयता का उदय होता है।
इसके लिए जो हर्बर्ट रिजले है उनका कहना है कि भारत को उन्होंने प्रजातियों का अजायब घर कहा है। भारत में संसार की सभी प्रमुख जातियों की विशेषताओं वाले लोग पाए जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि रिजले द्वारा जो है भारतीय प्रायद्वीप में शारीरिक अंतर्दृष्टि से 7 प्रजातियां निवास करती है और भारतीय समाज में घुल मिल जाने की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। वो 7 प्रकार की जो प्रजातियां निवास करती हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। मंगोल द्राविडियन, इंडो द्राविडियन, द्राविडियन, इंडो आर्यन, सीरियन, मंगोलाइड एंड टर्की ईरानियन। और इसमें आपको बताया गया है कि इनकी जो बनावट होती है वो इनके शारीरिक व मानसिक लक्षण व असमान तथा पैतृकता के आधार पर प्राप्त होती है। वह शरीर के रंग, खोपड़ी, नसिका व अन्य अंगों की जो बनावट होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और इनकी सांस्कृतिक मूल्य और संस्कृति जो होती है, इनकी व्यवहार, इनकी आस्थाएं जो है वो भिन्न प्रकार की होती है। फिर नृजातीयता जो है विश्व बंधुता के विपरीत है। एक नृजाति जो है नृजातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, जो कि संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्व देती है। अब अलग अलग ये विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती है और नृजातीयता विश्व बंधुता इनकी विश्व को बांधने वाला उससे विपरीत है। क्योंकि और उसका कारण क्या है? क्योंकि इन संस्कृतियों में अंतर पाया जाता है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण अन्य व्यक्तियों के मूल्यों एवं आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अंतर्गत नहीं करता, यानी कि वो भावनात्मक तौर पर जुड़ने का प्रयास नहीं करता है। जो उसे दिखाई देता है वही वह चीज़ें बताता है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विविधता का प्रशंसक होता है, यानी कि बदलता हुआ परिवर्तनशील जो समाज है, आज का आधुनिक समाज जो है वो सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा करता है। एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति प्रभावों के माध्यम से सशक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह विभिन्न संस्कृतियों की अच्छाइयों को ग्रहण करता है, अपनी संस्कृति में समायोजित करता है। जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, भारतीय लोकगीतों में पॉप म्यूजिक का जुड़ना आदि। यानी कि वह अपनी विश्ववादी जो सोच है उसका ये कहना है कि दूसरी प्रजाति के लोगों के आदर्शों और मूल्यों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति जो है वो समाप्त हो रही है। अब इसकी जगह क्या हो रहा है कि जो दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण कर वह अपनी संस्कृति में जोड़ लेता है। इससे उसकी प्रवृत्ति में विकास होता है। विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेज़ी भाषा ने आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा हासिल कर लिया है और कई अन्य विदेशी भाषाएं जो शब्दों को बिना किसी संकोच के अपने आप में जोड़ती है। वेस्टर्न का पॉप म्यूज़िक कई हिंदी गानों और हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता को बढ़ा रहा है। फिर वहीं भारतीय लोकगीतों व नृत्यों जैसे पंजाबी का भांगड़ा, गुजराती की डांडिया तथा राजस्थानी पारंपरिक नृत्यों में एक निराली अलग सी छटा देखने को मिलती है। फिर है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर चेंज। समाज अपनी संस्कृति के मूल परिवर्तनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने मूल रूप में भी परिवर्तन करती है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आंतरिक यानी कि और एक होता है बाह्य। सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर चेंज होता क्यों है? समाज जो है अपनी संस्कृति के जो मूल प्रतिमान है उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लेता है, जिसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें एक तो होता है कि आंतरिक यानी कि अपने आप परिवर्तन कर लेना, एक होता है बाह्य दशा यानी कि दूसरे लोगों को देखकर अपने आप में बदलाव लाना। तो पहले हम जानेंगे आंतरिक दशा। नई संस्कृति के कुछ तत्वों को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेना जो है वो आंतरिक दशा के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि क्षेत्र में नई पद्धतियां प्रयोग करना आंतरिक दशा की, यानी कि उनको ज़रूरत है तो उसके अनुसार उन्होंने अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर लिया, वरना पहले जो कृषि हुआ करती थी वो परंपरागत पर आधारित थी।
वहीं बाह्य दशा में देश के व्यापारिक संबंधों के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आना, जैसे बर्गर तथा जींस का प्रयोग आदि। हालांकि बर्गर तथा जींस का प्रयोग यानी कि पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आकर स्वयं को बदलना, इन प्रयोगों के चीज़ जो है वो ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद भी जो लोग प्रभावित होने के तत्पश्चात अपने आप को बदल लेते हैं, तो ये बाह्य दशा होती है। सांस्कृतिक परिवर्तन की गति को तीव्रता प्रदान करने वाली दो स्थितियां सबसे वही बताई गई है कि आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन, जो भी मैंने आपको बताई है कि जब समूह दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तो उसके कुछ गुणों या प्रतिमानों को अपना लेता है। इस प्रकार अपनाई गई संस्कृति अपनाने वाले समूह की संस्कृति में अतिरिक्त गुण के रूप में जुड़ जाती है। यानी कि व्यक्ति, जब कोई समूह दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है तो उसके कुछ अच्छे गुण उसे लगे, उसके कुछ अच्छे प्रतिमान उसे लगे, तो वह अपनी संस्कृति में उसे जोड़ लेता है। ठीक है, उन गुणों को जोड़ लेता है। इससे जो है मूल संस्कृति में उस समूह की मूल संस्कृति में बदलाव लाती है, या कुछ नए अवयव जो है उनकी संस्कृति में जुड़ जाते हैं। ये होते हैं आंतरिक परिवर्तन। वहीं बाह्य परिवर्तन क्या है कि सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार के कारण, जिस प्रकार से इतना वैश्वीकरण के चलते सांस्कृतिक तत्वों का प्रसार हो रहा है, उसके चलते संस्कृति में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक प्रसार भी कहा जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी तथा परिवहन व्यवस्था का विकास जो बाह्य परिवर्तन करता है। पर्यावरण और संस्कृति, एनवायरनमेंट एंड कल्चर। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को एक गति देता है। पर्यावरणीय अवस्थाओं में समाज और संस्कृति का विकास बड़ी तेज गति से होता है। इसमें एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर सुविधाएं अधिक होगी वहाँ उसी प्रकार की खेती की जाएगी, उसी प्रकार का व्यापार किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई और खेती के साधन उपलब्ध होने के कारण वहाँ का समाज खेती और पशुपालन से अपनी जीविका उपार्जन करता था। इसी प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए समुद्री या जल मार्ग ऊपर यातायात अधिक सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है, जिसके कारण वहाँ नगरों का जो उदय बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। ये अब आपकी स्क्रीन पर गृह कार्य, आज की कक्षा में जो विषय समझाए गए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, होम असाइनमेंट। ये आप अपनी क्लास टीचर के पास सबमिट करेंगे। करने के बाद आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।